प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम क्लास 8 पाठ 8 रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रक्त क्या है, रक्त के अवयव क्या क्या हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि रक्त समूह के बीच में किस प्रकार रक्तादान होता है, यानी कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है। रक्तदान के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि रक्त के कार्य क्या हैं। तो पहले टॉपिक पर अपन बात करें कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। जी हाँ, रक्त एक ऊतक है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं रहती बल्कि बिखरी हुई रहती हैं। तो हम शुरुआत में ही इसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए माइक्रोस्कोप में हम रक्त को देखने चलते हैं। इसलिए हम इस प्रकार एक नई सिरिंज से छिद्र करके और एक कवर स्लिप पर रक्त निकालते हैं। इसको एक स्लाइड पर रखकर फिर माइक्रोस्कोप में इसका अध्ययन करेंगे। माइक्रोस्कोप में इस प्रकार हमने रक्त की स्लाइड को व्यवस्थित किया है और अब हम इसको देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी कोशिकाएं या जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं, ये प्लाज्मा में हमें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं और ये रक्त में प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। देखिए, हमें इस प्रकार रक्त में गतिशील कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो आपने देखा कि रक्त में हमें एक लिक्विड पदार्थ दिख रहा था और उसमें कुछ कणिकाएं दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं, एक तो तरल पदार्थ जिसे हमने क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो उसमें पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कणिकाएं। तो अपन बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक हल्के पीले कलर का पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें रक्त कणिकाएं बिखरी हुई पाई जाती है। प्लाज्मा रक्त का 55 से 60 या यूं कहें 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गैसें भी हमें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। प्लाज्मा के अतिरिक्त इसमें कुछ कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरी जो कणिकाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं WBC वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी रक्त में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी बहुत अधिक इनकी संख्या होती है, और ये मनुष्य में रक्त में या स्तनधारियों में इस प्रकार होती है कि ये डिस्क की तरह होती है और अंदर की तरफ थोड़ी सी धंसी होती है, यानी अवतल होती है दोनों तरफ से। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हम इसको और अच्छे से बना लेते हैं। यानी डिस्क की तरह होती है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, बिना केंद्रक होती है, केंद्रक रहित होती हैं। आरबीसी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है कि हीमोग्लोबिन रक्त में जब फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों में जब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी हम जो श्वास लेते हैं, वायु अंदर जाती है, उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेता है और जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी Hb हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इससे जुड़कर एक पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं और शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये WBC है, जिनका आकार RBC से बड़ा होता है लेकिन संख्या काफ़ी कम होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करती है। शरीर पर बाहरी आक्रमण होते समय जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं या हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हें ये नष्ट करने का कार्य करती है। इस प्रकार WBC शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है, यानी शरीर को बाहरी बीमारियों से, रोगाणुओं से या हानिकारक पदार्थों से बचाती है। तीसरे प्रकार की कणिकाएं को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? आपने देखा होगा कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में रक्त का प्रवाह अपने आप रुक जाता है। वैसे भी रक्त जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जब रक्त कहीं चोट लग जाती है, रक्त बहना शुरू होता है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ये थक्का जमाने का कार्य कौन करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। RBC बहुत महत्वपूर्ण होती है रक्त के लिए। RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी संख्या ही शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन की मात्रा को निर्धारित करती है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन का परिवहन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे हमें जल्दी थकान होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त समूह कितने होते हैं। एक वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने रक्त समूह की खोज की और इसके बारे में बताया। तो रक्त समूह की जब अपन बात करते हैं तो हमें दो शब्द और समझने पड़ेंगे। वो शब्द हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी। एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या होता है, रक्त में जो RBC होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं A और B, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। इसी प्रकार एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, जब जिन्हें हम स्मॉल लेटर्स A और B से दर्शाते हैं। इन एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। इसे हम एक सारणी से समझते हैं कि रक्त समूह, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए, रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB और रक्त समूह O। रक्त समूह A में A एंटीजन पाया जाता है, यानी RBC में रक्त समूह A में A एंटीजन पाया जाता है। और जहाँ A एंटीजन पाया जाता है वहाँ एंटीबॉडी क्या पाई जाती है? B, जिसे हम स्मॉल छोटी ABCD के B अक्षर से दर्शाते हैं। B रक्त समूह में RBC में B एंटीजन होता है और A एंटीबॉडी होती है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों पाए जाते हैं। जब ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो एंटीबॉडी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और रक्त समूह O, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता।
और दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस प्रकार रक्त समूह का जो नाम दिया गया है वो रक्त में एंटीजन के आधार पर दिया गया है। अगर ए एंटीजन है तो रक्त समूह ए है, बी एंटीजन है रक्त समूह बी है, दोनों एंटीजन है तो रक्त समूह ए बी कहलाएगा, कोई एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह ओ कहलाएगा। तो ये तो बात हुई कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब हम बात करते हैं कि जब कभी चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी बीमारी की वजह से रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त की आवश्यकता होती है। इसे हम रक्तदान कहते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो रक्त देते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि किस व्यक्ति का रक्त किसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को बिना जांच किए चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। रक्त समूह को देते समय हमें रक्त को देते समय हमें रक्त समूह का भी ध्यान रखना होता है। आइए हम देखते हैं कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है, किससे ले सकता है, इसको नहीं से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं दाता रक्त समूह, डोनर यानी जो रक्त देता है। ये 4 प्रकार के है। देखिए रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं नाम। ग्राही रक्त समूह ए बी और ओ। अब देखिए क्या होता है, जब हम रक्त किसी का लेते हैं तो हमारे रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी अपने समान प्रतिजन का विरोध करती है, और अगर समान प्रतिजन वाले रक्त को चढ़ा दिया जाए, दे दिया जाए, तो क्या होता है, उसमें रक्त में गुच्छन हो जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी होगा, कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी होगा, दोनों। अब ये निर्धारित करेंगे कि किससे हमको रक्त लेना है, किससे नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर एंटीजन कौन सा होता है, ए। यहाँ पर एंटीजन बी, यहाँ पर दोनों एंटीजन, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होता। अब जब हम ए एंटीजन को यहाँ ले जाते हैं तो देखिए बी को ए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर ए होता तो ये इसको रक्त को नहीं लेता। इसका मतलब ए को रक्त दे सकता है या ए से रक्त ले सकता है। बी की जब अपन बात करते हैं, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए दोनों मिलेंगे तो गुच्छन होगा, इसलिए रक्त नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर विरोध करने वाला कोई है नहीं, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इस एंटीजन के आने पर इसको कोई समस्या नहीं है, रक्त ले सकता है। यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं और यहाँ से ए जा रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रक्त नहीं दे सकते। यहाँ पर बी एंटीजन है, यहाँ पर बी एंटीबॉडी है, रक्त नहीं दे सकते। यानी बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता एंटीबॉडी बी के कारण। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों अलग अलग हैं, रक्त दे सकते हैं। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, रक्त दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं, बी का विरोध होगा, नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए दोनों एंटीजन हैं, दोनों एंटीजन हैं, तो ये इसका विरोध, ये इसको नहीं आने देगा, ये इसको नहीं आने देगा। यहाँ पर देखिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, रक्त दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों हैं, नहीं दे सकते। ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई प्रतिजन नहीं है, तो क्या होगा, ये इसको भी, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा और ये भी लेगा। तो इस सारणी से हमें क्या बात समझ में आ रही है, तो इस सारणी से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि ए बी रक्त समूह ग्राही के रूप में सबसे रक्त ले रहा है।
और ओ रक्त समूह दाता के रूप में सबको रक्त दे रहा है। तो ये ए बी रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है, सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, और ओ रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है। यानी ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो सबको रक्त दे सकता है, लेकिन जब ओ को लेना हो तो देखिए किससे रक्त ले सकता है, सिर्फ ओ से रक्त ले सकता है। ए बी को अगर रक्त लेना है तो ए बी सबसे ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है, लेकिन ए बी जब दे सकता है तो सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है। तो ये जो हम इसको समझें कि रक्त लेते समय जो एंटीबॉडी होती है उस पर निर्धारित करता है कि हम किस एंटीजन वाले रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम रक्त के आदान प्रदान के बारे में इस सारणी से अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं रक्तदान की तो हमें थोड़ी सी बात ये भी कर लेनी चाहिए कि रक्तदान एक बहुत बड़ा कार्य है, यानी अपना थोड़ा सा रक्त देकर हम गंभीर स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं उनकी जान बचा सकते हैं। इसीलिए कहा गया रक्तदान महादान। तो कौन रक्त दे सकता है? हर स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से 45-50 साल तक का हो वह रक्त दे सकता है, जिसका रक्त का हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा हो वह रक्त दे सकता है। जिसको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं हो वह व्यक्ति रक्त दे सकता है। वह व्यक्ति जिसने पिछले कुछ समय में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाया है वह व्यक्ति रक्त दे सकता है। और रक्त कौन दे सकता है? जिसने पिछले 3 महीने में रक्तदान नहीं किया है वह भी व्यक्ति रक्त दे सकता है। और रक्त देने के कुछ ही दिनों में जो हम रक्त देते हैं उसकी भरपाई हो जाती है। इसलिए रक्तदान करते समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम रक्त देते हैं तो उसके कुछ समय तक हमें यानी 24 घंटे तक कठिन परिश्रम वाले कार्य नहीं करने चाहिए और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो रक्तदान करने से हमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। अगर कि हम स्वस्थ हैं, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो हम आसानी से रक्त दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रक्त के कार्य क्या हैं। तो रक्त के कार्य क्या हैं? रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। परिसंचरण किसका? परिसंचरण गैसों का, कि जब हम श्वसन करते हैं हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। हमने पढ़ा था कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और उस अवस्था में उस ब्लड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर के कोने कोने में जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को ले जाता है। इसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन होने के बाद जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उस भोजन के अवयव को रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त के माध्यम से ही वह भोजन सभी कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक जाता है। इसी प्रकार शरीर के किसी हिस्से में बनने वाले हार्मोन्स उनका भी स्थानांतरण उसके द्वारा ही, रक्त के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। जब हम कोई भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, चाहे हम पानी पिएं, चाहे हम भोजन ग्रहण करें, तो उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई खाते हैं हम मुंह से पेट में जाती है, लेकिन ज़रूरत कहाँ होती है? मान लीजिए पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो उस मेडिसिन को, उस दवाई को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। तो इस प्रकार रक्त का प्रमुख जो कार्य है वो है परिसंचरण। विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण का कार्य रक्त करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? रक्त करता है। जहाँ कहीं तापमान ज़्यादा होता है तो ये रक्त जो है लगातार सर्कुलेट करता रहता है और तापमान का नियमन करता है। इसके अतिरिक्त रक्त में अभी हमने पढ़ा था कि WBC पाई जाती है। ये क्या करती है? शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य भी करती है। WBC का क्या कार्य है कि जब हमारे शरीर पर कोई रोगाणु आक्रमण करता है तो आक्रमण करने के बाद में ये उसे पहचानती है, उसे नष्ट करती है और भविष्य में उसके आक्रमण से बचने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देती है। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं?
कि भविष्य में जब उस रोगाणु का आक्रमण होता है तो उसे आसानी से पहचान लेती है और आक्रमण से पहले ही, नुकसान होने से पहले ही उसको नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था कि रक्त में प्लेटलेट्स होती हैं। अगर शरीर में किसी जगह चोट लग जाती है तो चोट लगने पर रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है। या तो हम उसे रोक लेते हैं, या जब ज़्यादा चोट ना होती है तो रक्त का थक्का अपने आप जम जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार रक्त जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखें, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है कणिकाएं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से अपने अध्ययन को लगातार जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।